हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर डिफरेंट रियल हॉरर स्टोरीज़ सुनने को मिलेगी। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वैम्पायर। वैम्पायर एक ऐसा खून पीने वाला जीव होता है जो दूसरों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाता है। वैम्पायर वैसे कभी मर नहीं सकते, पर कहते हैं कुछ चीज़ें हैं जिनसे उन्हें मारा जा सकता है। कहते हैं 18वीं सेंचुरी के समय में वेस्टर्न यूरोप में ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे, जब वहाँ के लोग ये मानने लगे थे कि वैम्पायर ईस्टर्न यूरोप में बहुत पाए जा रहे हैं। अब के समय की बात करें तो इसके होने ना होने पर लोग सवाल उठाते हैं और मानते हैं कि यह सब झूठ है। साल 1897 में आई नोवेल ड्रैकुला एक वैम्पायर के ऊपर आधारित थी और ये इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज भी वैम्पायर्स को हॉरर जॉनर में गिना जाता है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आप मुझे वैम्पायर हंटर कह सकते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि वो असली में नहीं होते और वो यही चाहते हैं कि आप उनके बारे में यही सोचें। मैं भी पहले आपकी तरह ही सोचता था कि ये सब असली में नहीं होते, और ये भी जब तक मेरे साथ वो कुछ हफ्ते पहले वाली घटना नहीं हुई थी। तो ये बात तब की है जब मेरी बीवी और मैं डिवोर्स के सिलसिले में कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे। हमसे कुछ दूरी पर एक लंबा तगड़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके काले सिल्की बाल थे और उसकी स्किन इतनी वाइट थी और ऐसे शाइन कर रही थी मानो जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। पहली नज़र में वो मुझे अजीब नहीं लगा, पर नॉर्मल भी तब तक लगा जब तक उसने अपना मुंह नहीं खोला। मुंह खोलते ही मेरी नज़र उसके दांतों पर गई। लंबे नुकीले सफ़ेद दांत। वो देखते ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि यह इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। मैं फिर वहीं बैठा रहा, यह देखने के लिए कि वो आदमी कहाँ जाएगा। जैसा मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो सूरज छिपने का इंतज़ार कर रहा है। सूरज छिपते ही वो वहाँ से अपनी कार में निकला और मैं उसका पीछा अपनी कार से करने लगा। वो शहर से बाहर एक 2 मंजिला मकान के सामने आके रुक गया। मैंने अपनी कार उससे कुछ दूरी पर रोकी और एक पेड़ के पीछे से उसे अंदर जाते हुए देखा। हफ्तों तक मैं अपनी कार उसके घर से कुछ दूरी पर पार करता और रोज़ झाड़ियों के पीछे से उसके घर पर नज़र रखता। कुछ दिनों में मुझे एहसास हो गया था कि वो आदमी दिन भर घर में रहता और रात में लगभग 8 या 9 बजे घर से बाहर निकलता और सूरज निकलने से कुछ देर पहले तक वापस आ जाता। अगर आपको अब तक विश्वास नहीं हुआ कि वह वैम्पायर है, तो आगे की अजीब चीज़ें सुनकर आपको यकीन हो। हर सुबह जब वो सूरज निकलने से पहले वापस आता तो हर रोज़ एक लड़की अपने साथ लाता था और हर रोज़ नई लड़की होती थी। वो लड़कियां उसके साथ कई घंटों तक साथ रहती और दोपहर में रोज़ उन्हें एक टैक्सी लेने आती थी। जब वो घर से बाहर निकलती तो उनके बाल बिखरे हुए रहते और उनसे चला भी नहीं जाता था। कपड़ों पर सलवटें पड़ी हुई रहती थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जो लड़की एक बार आती थी वो दोबारा वापस उस घर में नहीं गई। कुछ टाइम में वो भी उसी की तरह होंगी, एक वैम्पायर। 2 हफ्ते के बाद मेरे पास उसके खिलाफ इतने सबूत मिल गए थे जिससे यह साबित होता है कि वो एक वैम्पायर है। पर अब वक्त था कुछ करने का जिससे उसे रोका जा सके। मैंने वैम्पायर को मारने के तरीके ढूंढते ढूंढते सबसे आसान तरीका जो मुझे मिला वो था नुकीली लकड़ी को दिल में उतारना। मैं बाजार गया और वहाँ से 5 नुकीली लकड़ी के टुकड़े ले आया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने इतने सारे क्यों लिए। शायद इसलिए अगर एक बार खा ली जाए तो मैं दूसरा इस्तेमाल कर सकूं। मैंने वो सामान लिया और उसके घर की तरफ निकल गया। मैं उसके घर के पिछले दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करने लगा। वो दरवाज़ा मैंने धीरे से खोला और आराम से सब झांकने लगा। वैसे तो वहाँ कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन एक वैम्पायर के घर से क्या उम्मीद रख सकते हैं। जैसे मैं किचन की तरफ गया
वहाँ मैंने कार की चाबियाँ और डॉक्टर का बैच देखा। एक डॉक्टर, हॉस्पिटल से अच्छी जगह और क्या हो सकती है शिकार के लिए, खून पीने के लिए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, मुझे उसके सोने की आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आने लगी। उसके कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने धीरे से अपना बैग नीचे उतारा और लकड़ी के निकुले टुकड़े निकाल लिए। वैसे तो वहाँ बहुत अंधेरा था, पर उसके वो लंबे दांत अंधेरे में अब भी साफ चमक रहे थे। मैं उसके बेड के पास पहुंचा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जब मैं उस लकड़ी के टुकड़े को उसके ऊपर रखा, बेचैनी और डर मेरे दिमाग में चढ़ गए, लेकिन मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैंने हथौड़ी उठाई और अपनी पूरी ताकत के साथ उस लकड़ी पर मारा। उसकी आंख एक झटके से खुली और उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। ओ शिट! मैंने दिल पर नहीं मारा। मैंने अपनी हथौड़ी पीछे की तो उसकी वो आंखें सीधा मुझे ही घूर रही थी। मुझे कमजोरी सी महसूस होने लगी और हथौड़ी मेरे हाथ से छूटने लगी। लेकिन मुझे ये सब खत्म करना था। मैंने दोबारा अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और इस बार निशाना बिल्कुल सही लगा। उसकी आंखें बंद होने लगी। मैंने उसे मार दिया था, लेकिन अचानक से एक जोरदार चीख मेरे पीछे से आई। मैंने पलट कर देखा तो वो मेरी एक्स वाइफ थी। उसने उसका नाम लिया और गुस्से और नफरत की नज़रों से मुझे देखने लगी। मैं वो लकड़ी के टुकड़े वहीं छोड़कर वहाँ से जाने ही लगा था कि मेरी एक्स वाइफ ने मुझे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और मेरे साथ हाथापाई करने लगी। उसने मेरे हाथ पर इतनी ज़ोर से काटा कि मुझसे वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने उसे अपने ऊपर से उठाया और वहाँ से जल्दी से अपनी कार लेकर निकल गया। घर पहुंचकर मैंने अपना घर अच्छे से लॉक किया और मैं वहीं छुपा रहा। उस घटना के बाद अब मैं यहाँ बैठा हूँ और किसी भी पल उस खून पीने वाले हैवान में बदल सकता हूँ। मैंने आपको अपने साथ घटी घटना इसलिए बताई ताकि आप मान सकें कि वैम्पायर असली में होते हैं। इससे पहले मैं अपने आप को गोली मारूं ताकि मैं उनके जैसा ना बनूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यह सब सच है। मेरी वाइफ और उसका वो डॉक्टर बॉयफ्रेंड खून चूसने वाले वैम्पायर थे, जो मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता। तो चलिए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम सैम है। ये अब से कुछ समय पहले की बात है, जब मैं अपने लिए एक अच्छा और सस्ता घर रेंट पर ढूंढ रहा था। तो ऐसे ही मुझे एक मकान मिला। मैं वहां गया और उसके घर के मालिक से बात करने लगा। वो बात करने में अच्छा इंसान मालूम पड़ रहा था। उसने कहा यह घर मेरी माँ ने बनाया था और कहा कि मुझे मार्केट रेट पता है, फिर भी मैं तुम्हें ये सस्ते रेट पर दे सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा कैसी शर्त? तो उसने कहा मेरी बस यही शर्त है कि तुम वो तीसरे कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलोगे, चाहे तुम्हें वहाँ से कुछ भी सुने, कैसी भी स्मेल आए, और अगर तुम्हें उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ भी मिला तब भी तुम उस कमरे के अंदर नहीं जाओगे। मैं उससे पूछने ही वाला था कि ऐसा क्यों, पर उसने मुझे सवाल पूछने से मना कर दिया। मेरे मन में उस कमरे को लेकर बहुत जिज्ञासा थी। लगभग 6 महीने तक मेरा रोज़ उस कमरे के सामने से आना जाना होता था। मुझे रोज़ देर रात आवाज़ आती थी कि जेरमी हर रात उस कमरे में जाता था। इसमें कोई शक नहीं था कि जेरमी बहुत अच्छा मकान मालिक था। कुछ वक्त में मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम हफ्ते में 2 बार बियर साथ में पिया करते थे। उसके बेड के साइड पर हमेशा एक छोटा क्रॉस, कैलेंडर और उसकी माँ की तस्वीर पड़ी रहती थी। मैंने हमेशा जेरमी को उस कमरे में जाते हुए तो देखा था, पर कभी वहाँ से बाहर आते नहीं देखा। वो रोज़ सुबह अपने कमरे से ही बाहर आता दिखाई देता था। लगभग दूसरे महीने के आखिरी में उसकी आवाज़ पहली बार रात में मुझे उस कमरे से सुनी। उस वक्त मैं वॉशरूम से होकर अपने रूम की तरफ जा रहा था। वो उसकी चिल्लाने की आवाज़ लग रही थी,
पर ऐसी लग रही थी जैसे वो खुश हो। सुबह उठकर वो कॉफ़ी बना रहा था। तभी मैंने उससे पूछा, कल रात तुम चिल्ला रहे थे। वो एकदम वहीं जम गया और मेरे दोबारा पूछने पर हल्की आवाज़ में बोला, हाँ। उस दिन के कुछ दिन बाद फिर एक रात 2 बजे मैंने उसकी आवाज़ सुनी। तो मैंने सोचा, यह हर रोज़ क्यों चिल्लाता है। मैंने वो दरवाज़ा खोलना चाहा, तभी मुझे उसकी वो शर्त याद आ गई। तो मैं वहीं रुक गया। मैंने हफ्तों तक उसकी वो आवाज़ और वो स्मेल इग्नोर करी। एक बार मैंने उसे किसी के साथ फुसफुसाते हुए सुना और एकदम दोबारा उसकी वो आवाज़ें आना शुरू हो गई। उस वक्त सबसे परेशान करने वाली बात मेरे लिए उसकी वो आवाज़ें नहीं बल्कि वो स्मेल थी जो पूरे घर में फैल चुकी थी। बस में जब भी मैं घर वापस आता तो लोग मेरे साइड में बैठना पसंद नहीं करते थे और वो शायद उस स्मेल की वजह से था। और उसकी वो रोज़ की आवाज़ों से भी अब मैं थोड़ा परेशान होने लगा था। जब ये बात मैंने जेरमी को बताई तो वो मुझ पर गुस्सा हो गया। वैसे तो वो बहुत नरम मिजाज का इंसान है, पर तब वो गुस्से में हो गया था। जब उसने मुझ पर चिल्लाना बंद किया तो मैं अपने रूम में आ गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो वो स्मेल थोड़ी कम हो गई थी और मैं वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब मैं घर वापस आया तो घर अब पहले से अच्छा स्मेल कर रहा था। मैंने फिर अपनी खिड़की खोली और मैं बेड पर लेट गया। तभी मैंने जेरमी की आवाज़ सुनी। वो उसी कमरे से आ रही थी और वो बीच बीच में रुक कर बात कर रहा था, जैसे किसी के जवाब का इंतज़ार कर रहा हो। वो बोल रहा था, मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो एकदम चुप हुआ और उसकी फिर से वही जोर जोर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। उस रात पहली बार मुझे पता चला कि वो उसकी खुशी की नहीं बल्कि दर्द में कराहने की आवाज़ें हैं। पूरे 9 दिन तक मैंने उसकी वो दर्द में चिल्लाने की आवाज़ें सुनी और हर गुजरते दिन के साथ जेरमी की हालत खराब होती जा रही थी। फिर 10वें दिन, वो संडे का दिन था। जेरमी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे उसमें खून ही ना हो, और उससे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो उसने मना कर दिया। यह सुन के वो बहुत परेशानी भरी नज़रों से मुझे देखने लगा, जैसे उसे पता चल गया हो कि मुझे उसके साथ जो गलत हो रहा है उसका अंदाज़ा है। फिर उसी रात मैंने वो कमरा खुला हुआ देखा और अंदर जेरमी किसी से कुछ बोल रहा था। जेरमी बोला कि अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, आज नहीं, मुझसे नहीं होगा। फिर वही खामोशी और जेरमी चिल्लाते हुए बोला कि ज़ोर से नहीं। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो जेरमी ज़मीन पर पड़ा हुआ चिल्ला रहा था। उस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, बस एक मैट्रेस ज़मीन पर बिछा रखी थी। उसके कंधे पर वो काले लंबे बाल वाली चीज़ उसे काट रही थी। जेरमी ने मेरी तरफ देखा और बोला, नहीं। उस चीज़ ने अपना सर ऊपर किया तो मैंने देखा उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे उनमें पुतली ही ना हो, और उसके मुंह पर और गाल पर खून लगा हुआ था। उसके दांत बहुत लंबे और नुकीले दिखाई दे रहे थे। उसे देखते ही मैंने उसे एकदम पहचान लिया। मैंने उसे कई बार जेरमी की बेड साइड टेबल पर देखा था। जेरमी ने उसे पकड़ना चाहा, पर उसने एक झटके से उसे साइड हटा दिया। उसके लंबे नाखून जमीन पर गड़ते दिखाई दे रहे थे। जेरमी जोर से चिल्लाने लगा, पर उसकी माँ मेरे पास रेंगती हुई आ रही थी।